अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों का लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में हम लोग जिन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है टोकनाइजेशन और सेगमेंटेशन। टोकनाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं स्मॉलर पीसीस के अंदर, स्मॉलर स्ट्रिंग के अंदर। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग। हम इसको प्री प्रोसेसिंग की भी एक टाइप कह सकते हैं कि एक प्री प्रोसेसिंग की टाइप है जिसकी सेंस ये है कि ताकि हम लोग टेक्स्ट को ब्रेक डाउन कर सकें, टेक्स्ट को छोटा कर सकें और इसमें से सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें जो कि हमारे लिए यूजेबल है। इसके अलावा एनएलपी के टास्क ज़्यादा इजी से परफॉर्म हो जाते हैं अगर हम लोग टोकनाइजेशन किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है जिसकी वजह से कि किसी भी फ्रेज़ के अंदर, किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो आपके एरर आने का चांसेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है जब हम लोग किसी टेक्स्ट के ऊपर टोकनाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं। चलें जी, अब देख लेते हैं कि टोकनाइजेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं पेन से कॉपी कर लूँ। टोकनाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि किसी भी टेक्स्ट को स्मॉलर पीसीज में डिवाइड कर देता है, स्मॉलर चंक्स पे डिवाइड कर देता है और इट इज़ फॉर्म ऑफ प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग क्या होती है कि जब आप लोगों ने किसी भी डाटा के अंदर से सिर्फ और सिर्फ यूजफुल वर्ड को उठाना होता है, मतलब दी कॉमन वर्ड आप नहीं उठाना चाह रहे, इन भी एक कॉमन वर्ड आप नहीं, आप सेंस का वर्ड रखना चाह रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग का ऑफ या इट्स, इन वर्ड को रिमूव करवाना हो किसी भी टेक्स्ट के अंदर से, तो हम लोग टोकनाइजेशन का प्रोसेस को यूज़ करते हैं जो कि डाटा को स्प्लिट कर देता है। रिलेटिवली ये एक बहुत ईजी टास्क है एनएलपी के अंदर और अमूमन तौर पर जब भी किसी टेक्स्ट के ऊपर, ख़ास तौर पर मैं टेक्स्ट की बात करें, टेक्स्ट के ऊपर एनएलपी का कोई भी फंक्शन अप्लाई किया जाता है तो हम लोग सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग के लिए टोकनाइजेशन का फंक्शन ज़रूर कॉल करवाते हैं ताकि हम लोग उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है उसको रिमूव किया जा सके। आगे चलते हैं, इसको करते किस तरह वो भी देख लेंगे। व्हाट काउंट्स आर टोकन इन एनएलपी इज टास्क डिपेंडेंट, कि उन्होंने कहा कि क्या जो आप टोकनाइजेशन एनएलपी के अंदर करते हैं क्या वो लिंग्विस्टिक के ऊपर भी डिपेंड करती है और मेथोडोलॉजी के अंदर भी डिपेंड करती है। यस ऑफ कोर्स, ये लिंग्विस्टिक के ऊपर भी डिपेंड करती है और मेथोडोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब वो किस तरह वो भी हम देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक के ऊपर किस तरह डिपेंड करती है और मेथडोलॉजीज़ के अंदर किस तरह डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि यही मेरे पास एक फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है। अच्छा नहीं, मैं एक इसकी एग्जांपल देती हूँ, इसको मैं पहले रिमूव करवाती हूँ और इसकी एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह लिंग्विस्टिक इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं हम लोगों के पास। हाँ जी, तो हम लोगों ने बात की थी कि एनएलपी के अंदर जो टोकनाइजेशन है उसके अंदर लिंग्विस्टिक भी इंक्लूड होते हैं और मेथडोलॉजीज़ भी होती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक किस तरह काम उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और मेथडोलॉजीज़ किस तरह उसके अंदर हम लोग यूज़ करके टोकनाइजेशन करते हैं। टोकनाइजेशन की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है वर्ड टोकनाइज और एक है सेंटेंस टोकनाइज, जो कि दोनों के दोनों ये टोकनाइज़र जो है एनएलटी के टूल किट के अंदर इनके सब मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए गए हुए हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम लोग टोकनाइजेशन वर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोगों ने के टोकनाइज़र को कॉल करवाया है और इसको क्या किया है उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर दिया हुआ है। मैंने एक इंपोर्ट कर दिया किस फंक्शन को, यह सॉरी यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं उसको ठीक कर दूँ। वर्ड टोकनाइज़र को मैंने इंपोर्ट कर दिया हुआ है और इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट का इंडेक्स, सॉरी मैंने ना स्क्रीन को तो आप लोगों से बड़ा शेयर ही नहीं किया, चलिए मैं अभी कर देती हूँ। ओके,
अब मैं पेंसिल पिक कर लेती हूँ पहले, तो फिर आप लोगों से बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले मैंने एक टेक्स्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और इसके अंदर एक स्ट्रिंग पर पास करवा दिया, गॉड इज़ ग्रेटर आई वोन अ लॉटरी। अब वर्ड टोकनाइजेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा है कि जी आपके पास जो भी टेक्स्ट आया है इसके ऊपर वर्ड टोकनाइज का जो फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है NLTK के अंदर, वो कॉल करवाओ, ये स्ट्रिंग पास करवाओ और उसके वर्ड सेगमेंटेशन कर मुझे प्रिंट आउट करके दे दो। तो उसने क्या किया कि गोड का वर्ड सेपरेट कर दिया, ईज का सेपरेट कर दिया, ग्रेट का सेपरेट कर दिया, एलिमिनेटरी मार्क्स सेपरेट कर दिया, आई वोन, आई सेपरेट है, वोन भी उसने सेपरेट कर दिया, एंड लॉटरी लॉटरी। अब और फुल स्टॉप भी उसने सेपरेट कर दिया। अब इस केस में लिंग्विस्टिक किस तरह इन्वॉल्व थे जब वर्ड टोकनाइजेशन का फंक्शन लिखा गया। बेसिकली लिंग्विस्टिक इस तरह इंक्लूड थे, उन्होंने हमें ये बताया कि जब आप टोकनाइजेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपने फुल स्टॉप को भी ध्यान में रखना है कि वो एक अलग हम लोगों ने उसको टोकनाइज करना है। इसके बाद एलिमिनेटरी मार्क्स या इस तरह के जो भी कोमास वगैरह आने, इनको सेपरेट करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे इट्स आ जाता, यहाँ पे इट्स, तो ये एक वर्ड कंसीडर होना था, ना कि इट को आप अलग कंसीडर करते हो और एस को अलग। इस तरह इस मेथडोलॉजीज़ के अंदर लिंग्विस्टिक भी इन्वॉल्व होते हैं। जब हम लोगों का ये वर्ड टोकनाइजर जो फंक्शन है वो NLTK के अंदर लिखा गया, तो उसके अंदर लिंग्विस्टिक भी इन्वॉल्व थे। लेकिन अगर आप इसके अंदर एडवांस चीज़ें करना चाह रहे हैं तो आप इस फंक्शन के अंदर ऐड अप करवा सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ हैं, ओपन सोर्स फंक्शन अवेलेबल है। आप लोग इसके अंदर अपना काम कर ये भी आप NLT का पार्ट भी बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। होप सो कि आपको पता चल गया कि वर्ड टोकनाइजेशन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं टोकनाइजेशन सेंटेंस की एग्जांपल के ऊपर। सेम मेरे पास अभी भी वही टेक्स्ट है कि गॉड इज़ ग्रेट आई वोन अ लॉटरी। अब मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है टोकनाइजेशन सेंटेंस। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं कहती हूँ सेंटेंस टोकनाइजेशन के अंदर ये टेक्स्ट को पास करवाओ और जो भी टेक्स्ट आया है इसके सेंटेंस टोकनाइजेशन कर आप मुझे रिटर्न कर दें या प्रिंट आउट करवा दें। तो उसने दो सेंटेंसेस को आप लोगों में देखा नीचे उसने प्रिंट आउट करवाया, एक ये कि गॉड इज़ ग्रेटर और दूसरा आई वोन अ लॉटरी। और नो डाउट इसके दो ही सेंटेंस बन रहे थे, ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस फुल स्टॉप पे ख़त्म हो, ये भी आपने याद रखनी है चीज़ें। और ये आपका क्विज़ में ये अमूमन तौर पर किस तरह पूछा जाता है या टेस्ट में कि आप लोगों को टेक्स्ट की फॉर्म में एक टेक्स्ट दिया होगा, पैराग्राफ दिया हो सकता है या 3-4 लाइनें आपको टेक्स्ट की दी हो सकती हैं और उन्होंने कहा होता है कि टोकनाइजेशन इसके अप्लाई करें। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि हर दफ़ा फुल स्टॉप के ऊपर सेंटेंस ख़त्म नहीं होता। तो क्योंकि हम तो लिंग्विस्टिक है वैसे भी अमूमन तौर पर, तो हमें तो सेंटेंस की ब्रेकिंग का जल्दी पता चल जाता है, लेकिन प्रोग्राम और कंप्यूटर को समझाना कि सेंटेंस कहाँ पे ब्रेक डाउन करना है, तो ये इसके अंदर फिर मेथडोलॉजीज़ और लिंग्विस्टिक दोनों इन्वॉल्व होकर जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो तभी फिर वो एक यूजेबल और बेनिफिट ऑफ रिजल्ट देता है, अदरवाइज़ वो फिर ख़राब ही देगा। आगे चलते हैं टोकनाइजेशन। एक स्टैंडर्ड जो वाइट स्पेस है ना, सबसे पहले टोकनाइजेशन, अच्छा ये नहीं कि सिर्फ टोकनाइजेशन का NLT के अंदर एक फंक्शन फाइंड है तो हम लोगों को NLT वो टोकनाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत एडवांस होगा वो, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत माइनर सी चीज़ें फाइंड करता है, वो स्पेस की बेस पर और फुल स्टॉप की बेस पर सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर रहा है। और इसके अलावा उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं टोकनाइजेशन के ऊपर। आप थीसिस लिख कर किसी भी लैंग्वेज का टोकनाइजेशन एडवांस बनाकर भी आप थीसिस कर सकते हैं और इसके अलावा टोकनाइजेशन को इम्प्रूव कर भी इसके ऊपर थीसिस लिख सकते हैं। इसके ऊपर अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, बहुत ज़्यादा वाला काम करना है।
थोड़ा सा सिर्फ काम हुआ है और वो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टोकनाइजेशन का अभी तक काम हुआ है। कहता है कि जो अभी तक एनएलटी के टूल किट के अंदर जो आपके पास टोकनाइज़र मौजूद है ना, कि फॉर एग्जांपल के तौर पर जो वर्ड का टोकनाइज़र है वो जो मौजूद है, इसके अलावा सेंटेंस का जो टोकनाइज़र है वो जो आपके पास है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पेस, वाइट स्पेस की बेस पर स्प्लिट करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ लैंग्वेजेस के अंदर इन सिस्टम्स को इम्प्रूव भी किया गया, जैसे इंग्लिश होगी, यूरोपियन, ग्रीक बेस्ड, लेकिन अभी बहुत सारी जो दूसरी लैंग्वेज हैं उनकी टोकनाइज़र एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैंने बताया वह चाइनीज़ लैंग्वेज का टोकनाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता, जापानीज़ का, उर्दू लैंग्वेज का टोकनाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता। इफ़ यू लुक केयरफुली ओनली वाइट स्पेस टोकनाइजेशन इज़ नॉट इनफ। अगर आप गौर से देखें तो जो वाइट स्पेसिस है वो वाकई ही इनफ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अमजद है तो ये एक वर्ड होना चाहिए। वो क्या करेगा, अगर इसके अंदर स्पेस दे दी जाए लेटर से तो वो DR को अलग कर देगा और अमजद को अलग कर देगा, हालांकि ये पूरा एक वर्ड है, इसको एक वर्ड कंसीडर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा जो है वो स्पेस की बेस पर अगर आप टोकनाइजेशन करेंगे तो वो ख़राब होगी। तो NLT के टोकनाइज़र को आप यूज़ कर टोकनाइजेशन तो कर सकते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ अपना देकर थीसिस राइट करें और इसके ऊपर बहुत सारा काम कर आप बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। NLP के अंदर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, इसके ऊपर बहुत सारा काम होना बाकी है। मैं खुद भी इस फील्ड की हूँ और मैं NLP के ऊपर काम कर रही हूँ, मेरे थीसिस राइटिंग इसके ऊपर ही है। अगर आप लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम इसको लेकर इकट्ठे चलेंगे। आगे चलते हैं। एड्रेसिंग टोकनाइजेशन चैलेंज, कि हम लोगों को किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है टोकनाइजेशन के अंदर। आपके पास लिखा हुआ है हम IOUMD, तो इस तरह के जो एब्रीवेशंस हैं इनको डील भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये फुल स्टॉप यूज़ किया गया तो वो ये ना हो कि P को अलग कर दे और S को अलग कर दे, U को अलग कर दे और S को अलग, US से फिर रहा ही ना वो। तो इसका मतलब है कि टोकनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको इसके अंदर अपना भी कुछ क्या कहते हैं, मैं क्या कहूँ अब इस टाइम, कि यही कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। लेकिन हाँ, मेहनत का रास्ता भी मैं ही दिखाती हूँ आपको कि कौन सा रास्ता आप अप्लाई देखते हुए आप टोकनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो भी अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह फिर टोकनाइजेशन को इम्प्रूव किया गया हुआ है और किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है। अच्छा जी, हार्ड टू कम अप विद द कंप्लीट लिस्ट। ये बहुत मुश्किल एक टास्क बन जाता है कि जब आपने किसी भी चीज़ की एब्रीवेशंस फाइंड करनी होती है टोकनाइजेशन के अंदर। जो बेसिक टोकनाइजर था वो स्पेस की बेस पर काम करता है और इनके वर्ड को सेपरेट नहीं कर रहा, तो इसको फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से फिर डील करते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पर इन आ जाता है तो इनका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि आप इन वाली हेल्पिंग वर्ड की बात कर रहे हैं। इनका आप शॉर्टकट फॉर्म इंचेस भी यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको सब पता होना चाहिए। नंबर के लिए आप NO भी यूज़ करते हैं, और जो कि किसकी एब्रीवेशन है, नंबर्स की। तो आपको एब्रीवेशन भी डील करनी पड़ती है टोकनाइजेशन के अंदर। ये इसका बहुत पहला चैलेंज था। आगे चलते हैं। टोकनाइजेशन के अंदर आपको और कौन से एंड ऑफ लाइंस ऑफ हाइफन, आपको हाइफन के वर्ड भी डील करते हैं। हाइफन क्या होती है कि आपने जैसे कि 55, ये आपने ये सेंटर में दरमियान में एक लाइन, छोटी सी लाइन देती, ये हाइफन दो वर्ड को मिलाने के लिए यूज़ होता है। तो इसको भी डील करना पड़ता है हमें इंग्लिश के वर्ड के अंदर या और भी लैंग्वेजेस के अंदर। तो उसको फिर आपने एक टोकन कंसीडर करना है। आपने ये नहीं कह देना कि 15 अलग है जी और 5 अलग है, इस तरह तो फिर टोकनाइजेशन ख़राब होगी। एक ये भी चैलेंज हम लोगों के पास आ जाता है। उसके बाद है लेक्सिकल हाइफन, कि को के साथ भी
कॉरपोरेशंस यहाँ हो गया, प्री प्रोसेसिंग भी एक हाइफन है, कि उसके साथ प्री लगाकर फिर हम लोग प्रोसेसिंग का वर्ड, तो वो एक वर्ड कंसीडर होना चाहिए, ये ना हो कि प्री अलग कर दे और प्रोसेसिंग अलग कर दे। तो ये भी एक लेक्सिकल हाइफन का चैलेंज है, इसको लेक्सिकल हाइफन कहते हैं। लाइन ऑफ हाइफन वो होती है कि अगर आपका आधा वर्ड एक लाइन पर आया हो और आधा नेक्स्ट लाइन पर आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं एंड ऑफ लाइन हाइफन। जबकि ट्रू हाइफन जो वो वर्ड होते हैं जो दोनों इकट्ठे मिला के लिखे गए हों और एक साथ लिखे गए हों और साथ में दरमियान में साइन हो। और लेक्सिकल हाइफन के हर वर्ड से पहले, कुछ वर्ड के से पहले मल्टी लगाया जाता है, प्री लगाया जाता है, को लगाया जाता है और इस एलसेक्टल से, इनको कहते हैं लेक्सिकल हाइफन। तो इनका भी हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है टोकनाइजेशन के अंदर। इसके बाद है टास्क डिपेंडेंट, और ये टास्क पे भी डिपेंड हो सकता है कि हमें किस तरह का टास्क परफॉर्म करें टेक्स्ट के ऊपर, और किस तरह की हम लोगों ने चीज़ निकालनी है, आपने किस चीज़ को प्रेफर देनी है और किसको नहीं प्रेफर देनी। इसके बाद नमेरिकल एंड स्पेशल एक्सप्रेशन के अंदर भी हम लोगों को टोकनाइजेशन को चैलेंज करना पड़ता है। कि यहाँ पे ये देखें, आपको इस लाइन से हम लोगों ने इस वर्ड को मिलाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक चैलेंज है, ये एक कंप्लीट एक नंबर है। आप ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 एक नंबर है, 4 5 एक नंबर है, और इसको कोमे से आप सेपरेट नहीं कर सकते। 18 फरवरी है तो ये एक ही डेट कंसीडर होगी, ये नहीं कि आप टोकनाइज़र क्या करे 8 को अलग कर दे TH को और FD को अलग कर दे, ये तो फिर टोकनाइज़र गलत हो गया। क्योंकि लिंग्विस्टिक तो ये बात करते हैं, लिंग्विस्टिक तो ये कहते हैं कि ये तो एक वर्ड है, तो इसका मतलब लिंग्विस्टिक भी इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं जी, टोकनाइजेशन टेक्निक। टोकनाइजेशन टेक्निक दो टाइप्स की होती हैं, एक है रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ड और एक होता है मशीन लर्निंग बेस्ड। अब मैंने बताया था कि टोकनाइजेशन के हम लोगों के पास चैलेंजेस क्या आती हैं, उसकी टाइप बता दी हुई हैं। अब उन चैलेंजेस को सॉल्व किस तरह करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखकर हम उन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। मशीन लर्निंग बेस्ड दो टेक्निक्स हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आपने ऑटोमेटा के कोर्स के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए डिस्क्रीट मैथ का भी एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाऊं, ताकि आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन की नॉलेज आना शुरू हो जाए। मेरे इस लेक्चर का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि आप लोगों को मैं लेक्चर डिलीवर करूं, मेरा मकसद है कि आप लोगों तक हर सोर्स प्रोवाइड करूं ताकि आप अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकें, आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग रियल में हैं क्या, आप लोगों की पहचान करवा सकूं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं पढ़ने में अच्छे होते हैं, प्रोग्रामिंग में अच्छे होते हैं, तो आप लोगों को मैं वो रास्ता दिखा रही हूँ कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप लोगों मुझे फ्री हैंड है। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोग किस तरह का मुझसे चीज़ें चाह रहे होते हैं, क्या चीज़ आप मुझसे प्रोवाइड कर रहे, कौन सा कोर्स मैं लेकर आऊँ। और मैं ये बिल्कुल नहीं सेल आउट कर रही किसी तरह का कोर्स भी, कंप्लीट कोर्स होगा, कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, किसी तरह का आधा अधूरा कोर्स नहीं होगा, और ये कंप्लीट एक कोर्स चलेंगे सारे के सारे। जो भी आप लोगों को कोर्स की ज़रूरत है आप कमेंट में कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड आप बता दें, और मैं वो कोर्स के लेक्चर आप लोगों को शेयर कर दूँगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे वर्ड जो कि एंड होते हैं ईडी के ऊपर और ING के ऊपर, इनका रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरह लिखा जाता है, और बहुत इंटरेस्टिंग है रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना ही जानते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई ही करना जानते हैं, तो आप फाइवर पे बहुत अच्छी तरह की एक बहुत हैवी वाली इनकम अचीव कर सकते हैं मंथली। अब बिट ऑफ NLT के ऊपर चले जाते हैं कि मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है कि मेरे पास एक सेंटेंस है और मैंने इसको सिंपली कहा हुआ है कि सिर्फ इसको
सेपरेट आउट करना है किस बेस के ऊपर, स्पेस की बेस के ऊपर। इसके अंदर कोई वर्ड टोकनाइजेशन नहीं, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं यूज़ हुआ। अच्छा, ये टेक्स्ट मैंने उठाया कहाँ से है? ये मैंने NLT के अंदर से एक कॉर्पस, उसके मैंने बताया कि जो NLT के है उसके पास मल्टीपल टेक्स्ट पड़ा हुआ है। आपको नेट से ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि हम कहाँ से डाटा लेकर हम किसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई करें, किसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें। NLT के अंदर कॉर्पस ऑलरेडी मौजूद है, आप उनको कॉल करवाएं और उसके ऊपर अपने मेथड अप्लाई करें। तो मैंने बता दिया है कि आपने ये वाले कॉर्पस के अंदर से आप उसके डाटा उठा लें और उसको उसने सप्लाई और उसको मैंने प्रिंट आउट करवा दिया, द मैन हु वाज द। और आपने देखा कि इसको स्पेस की बेस पर उन्होंने और कुछ बेसिक सा रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज़ किया होगा NLT के अंदर, और ये उन्होंने सेपरेट आउट करके हमें दे दिया। नेक्स्ट चलते अब बिट रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। अगर अब हम कहते हैं कि मुझे थोड़ा वो वर्ड ला के दो किसी भी लिस्ट में से जो कि एंड अप होते हैं ED के ऊपर, ये अब आपको खुद लिखना पड़ेगा। ये वाली जो चीज़ है ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, कि मुझे वो वाले पूरे लिस्ट में से नंबर निकाल के दें जो कि ED पे ख़त्म होते हैं और उसके एंड पे आपने $मार्क लगाना है। और ये W किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उस कॉर्पस की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्पस के टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, NLT का कॉर्पस। तो ये उसने उसके अंदर से वर्ड निकाल कर आपको दे दिए हुए। अगर आपने इसके बारे में मज़ीद पढ़ना है, मज़ीद रीडिंग करनी है, तो मैंने नीचे 2 लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप इनके ऊपर जाकर इनके ट्यूटोरियल ले सकते हैं। और इस कोर्स के बाद मैं पाइथन का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाऊँगी जो कि बहुत ज़रूरी है मशीन लर्निंग की फ़ील्ड के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की फ़ील्ड के अंदर, और इसके अलावा NLP के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब बिट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। एक और रेगुलर एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अब मैं कहती हूँ यहाँ पे कि एक मेरे पास टेक्स्ट है जिसके अंदर से मुझे वो वाले वर्ड रिसर्च करके ला के दो जो कि जिनके 2 वर्ड के बाद J आता हो और फिर 2 वर्ड के बाद T आता है, और यहाँ पे कोई भी वर्ड है, आई डोंट केयर कि यहाँ पे कौन से वर्ड आते हैं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, यहाँ पे जो मर्जी है। और एंड पे मैंने $साइन लगा दिया। तो उसने ऑब्जेक्ट्स का वर्ड ला के मुझे दिया कि देखें आपने J कहा था सेकंड नंबर पे, यहाँ पे देखें सेकंड नंबर पे J आ रहा है, और आपने ये कहा था कि T आना चाहिए, तो यहाँ पे T आ रहा है। का कलर चेंज। और अगर आपने इनके बारे में मज़ीद रीडिंग करनी है तो मैंने लिंक्स नीचे दे दिए हुए हैं। अब हम थोड़े से बिट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन को देख लेते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं। आपको ये भी पता है कि अगर आपने ये किसी के लिए होता है किसी भी करैक्टर को मैच करने के लिए। अब इनका थोड़ा थोड़ा यूज़ देखेंगे कि इनको यूज़ किस तरह किया जाता है। ये सारे के सारे हम लोगों के रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं और इनका यूज़ मैंने आगे लिखा हुआ है। रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ड अप्रोचेज इज़ टू टोकनाइजेशन के रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह टोकनाइज कर सकते हैं और कितने बेहतर तरीके से टोकनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा है कि 200 से इंडेक्स से पहले जो भी मैं कॉर्पस यूज़ कर रही हूँ ना उसका डाटा मुझे पहले प्रिंट करवा कर दो। तो उसने 200 इंडेक्स से पहले जितना भी टेक्स्ट था उसने वो प्रिंट करवा दिया। द मैन हु वाज द थर्सडे बाय द JK, और ये उसने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि वो लाइन एंड अप हुई है, NN का मतलब है। और इसके बाद उसकी नेक्स्ट लाइन है इस तरह। इसका तो मतलब पता चल गया कि स्प्लिट किया और 200 इंडेक्स से पहले जितना भी वो टेक्स्ट था उसने प्रिंट आउट करा दिया। आगे चलते हैं। अब मैं कहती हूँ कि रीस्प्लिट, अब फिर से स्प्लिट करो इस डाटा को और इससे पहले स्पेस छोड़ें। ये देखिए इसका मतलब है इससे पहले अब स्पेस होगी यहाँ पे। ये देखिए इससे पहले यहाँ पे स्पेस नहीं थी, नहीं यहाँ पे थी स्पेस, यहाँ पे डबल एन है, यहाँ पे एक एन यूज़ होना। इस स्पेस का मतलब है
कि स्टार्टिंग पे स्पेस छोड़ते हैं, लेकिन वो मुझे रिमूव करनी याद नहीं रही, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। चलें खैर आगे चलते हैं। अब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखती हूँ कि जो एंड पे आप लोग डबल एन यूज़ कर रहे थे, इसको रिमूव आउट कर दो 200 लाइन्स में। अब यहाँ पे देखें कि ये देखें, पहले जब भी लाइन ख़त्म होती थी और जब भी लाइन स्टार्ट होती थी तो डबल एन आता था। तो अब देखें अब नहीं आएगा। इसका मतलब है कि वो रिमूव करवा दो और उसकी जगह क्या दे दो, उसकी जगह स्पेस दे दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि जी ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हाँ, अब मुझे पता चल गया, यहाँ पे स्टार्टिंग पे दी होनी है स्पेस, लेकिन वो नहीं आई। हाँ, स्पेस नहीं आई, बिल्कुल स्टार्टिंग पे स्पेस नहीं आई, वो थोड़ा सा उसको लिखते हुए मसला हो गया। आगे चलते हैं, ये वाली भी चीज़ होगी क्लियर। इसके बाद है रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ड अप्रोचेज टू टोकनाइजेशन, कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए टोकनाइज को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आपने नोटिस किया है कि जब भी हम लोगों के पास लाइन ख़त्म होती थी तो हम लोगों के पास 2 टाइम एन आता था, लेकिन उसको मैंने रिमूव करवा के उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, स्पेस के अंदर। इसी तरह आप लोग जो है वो किसी भी वोकेबलरी एब्रीवेशंस को फाइंड करने का रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि इस तरह की फॉर्म में अगर कोई टेक्स्ट आता है तो वो आपने रेगुलर वो एब्रीवेशन वर्ड कंसीडर करना है और इसको एक वर्ड कंसीडर करना है, या स्ट्रिंग जिस तरह आप भी आपका एम है उस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस को बेसिकली हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, डेट की बेसिस के ऊपर भी स्प्लिट कर सकते हैं। डेट के लिए लिखा जा सकता है, ईयर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखते हैं। इसके अलावा अगर आपका आईडी कार्ड का जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना हो, उसको फाइंड करना हो किसी टेक्स्ट के अंदर में से, तो वो किस तरह फाइंड करते हैं, वो हम उसके लिए फिर एक स्पेसिफिक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं ताकि हम लोग उस नंबर को फाइंड कर सकें। अब आगे चलते हैं। अब मैंने कह दिया है कि जी आपके पास जो W, इसका क्या मतलब होता है कि आपने देखा अगर स्टार्टिंग पे ना हर दफ़ा ये हमारे पास आ रही थी एक स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट, तो मैं कहती हूँ कि इसको रिमूव कर दो, तो वो W से हमने रिमूव कर दी और उसकी जगह स्पेस और ये एक रेगुलर, और इसका मतलब है कि एक लाइन ख़त्म हुई है यहाँ पे और दूसरी वाली लाइन यहाँ से 2 स्पेसेस दे दी हुई हैं, स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट हम लोगों का चलते हैं कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और वो क्या है कि ये स्ट्रिंग मैंने दी हुई है कॉस्ट, उसकी न्यूयॉर्क, और ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। तो मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है कि अगर ये वाला पैटर्न कहीं पे आता है तो आपने इसको एक वर्ड कंसीडर करना है। ये असलन एक वर्ड है कि उससे कहीं आगे कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो लेकिन डॉलर का साइन हो, और उसके बाद कोई भी आपके पास काउंटिंग का वर्ड हो और उसके बाद अगर डॉट आता हो तो प्लस, तो आपने इसको एक सेंटेंस कंसीडर करना। इस तरह आप लोग मल्टीपल कंसीडर कर सकते हैं, पैटर्न्स रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। अब आप लोगों का टास्क जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते किस तरह, अगर आपने ऑटोमेटा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा तो आपको ये चीज़ें बेसिक आनी चाहिए। तो अदरवाइज़ मैं फिर इस कोर्स के बाद जो कोर्स इंट्रोड्यूस करवाऊँगी ऑटोमेटा का कोर्स और इसके अलावा डिस्क्रीट मैथ का कोर्स, तो उसमें हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को बहुत डीपली पढ़ेंगे और उनको देखेंगे कि वो किस तरह जनरेट करते हैं और बनाते हैं हम लोग। तो इस एक्सप्रेशन का हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है कि मैंने कहा है कि इस टेक्स्ट के ऊपर आपने टोकनाइजेशन अप्लाई करनी और प्लस पैटर्न भी अप्लाई करना, जो मैंने खुद उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा। इस पैटर्न की वजह से मुझे क्या बेनिफिट होगा, वो इस एक वर्ड को एक वर्ड कंसीडर करेगा। अदरवाइज़ उसने डॉलर को अलग कर देना था, 3 को अलग कर देना था, डॉट को अलग, 88 को अलग, लेकिन लिंग्विस्टिक नो डाउट ये बात नहीं करते। अभी भी कुछ आपने नोटिस किया होगा मिस्टेक है, न्यूयॉर्क, हालांकि ये एक वर्ड है लेकिन उसने इसको स्प्लिट किया हुआ है, तो इसके लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा।
ये मेरे पास एक टेक्स्ट है और जिससे मैंने कहा है कि पहले 5 सेंटेंस जो है ना, जो NLT कॉर्पस के अंदर से जो मैंने टेक्स्ट उठाया हुआ है उसकी पहले 5 सेंटेंसेस को प्रिंट आउट करवा दो। तो ये उसको प्रिंट आउट करवा रहा है। ये मैं इसमें बात कर रही हूँ कि पहले 50 जो वर्ड है ना, यहाँ से पता चलता है पहले 50 वर्ड जो हैं उस टेक्स्ट के अंदर से वो प्रिंट आउट करवा दो। तो ये वो प्रिंट आउट करवा रहा है। उसके बाद जो मैंने NL पे रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई करने के बाद जो चीज़ें निकली हैं वो आ रही। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।